आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में फ्रिक्शन से रिलेटेड है। फ्रिक्शन के बारे में जितने भी एमसीक्यूज आएंगे सारे एमसीक्यूज को मैं आपके सामने डील करूंगा और इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके दिखाऊंगा। फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे क्या कहा, उसमें आपसे कह रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द कार व्हील ऑफ मास एम इज डैश। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैट्रिक क्लास मैट्रिक फिजिक्स में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है फ्रिक्शन का। मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, मैं खुद आपको बताऊंगा। वो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। ये फॉर्मूला है मैट्रिक क्लास में मौजूद है। म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। इसमें ये जो एफ नजर आ रहा है ये कहलाती है फ्रिक्शन, जबकि आर नजर आ रहा है बेटा ये आर कहलाता है रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है ना। रिएक्शन अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, आपके बाद अगर कोई बॉडी है आप इसको सरफेस पे रखते हो, इसका वेट होता है डाउनवर्ड जिसको आप लिखते हो mg से। इसका रिएक्शन होता है r जिसको आप रिएक्शन r से ही लिखते हो। और इस रिएक्शन का फॉर्मूला बनता है r इज इक्वल टू mg। अब इस फॉर्मूले को जरा रीअरेंज करते हैं। देखो मुझे अगर फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि उसने कहा ना मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। तो आर म्यू से जाके क्या हो जाएगा सर, आर म्यू से जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। जैसी मैंने ये लिखा सर म्यू इंटू आर, आप बोलेंगे सर एक बात याद आ रही है आपने हमें बताई। ये आर नजर आ रहा है, आर आपने बताया सर आर बराबर है mg के। तो आर को हटा के यहाँ पे आप mg रख दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एम जी। तो बेटा फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बना, फ्रिक्शन का फॉर्मूला बना म्यू एम जी। तो करेक्ट आंसर बेटा नजर आ रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी यानी म्यू एम जी। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में क्या कहा आपसे, एमसीक्यू नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है, तो बेटा याद रखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है सरफेस ऑफ बॉडीज पे। मतलब कोई बॉडीज अगर स्लिपरी है, कोई बॉडी अगर स्मूथ है रफ है। स्मूथ का मतलब होता है उसमें कम फ्रिक्शन है, रफ का मतलब होता है उसमें ज्यादा फ्रिक्शन है। अब कौन सी बॉडी स्मूथ है कौन सी बॉडी रफ है, तो जो आपकी फ्रिक्शन है बेटा, जो फ्रिक्शन जिस चीज पे डिपेंड करती है वो है सरफेस ऑफ बॉडी, कि बॉडीज की कैसी सरफेस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तमाम लोग को अब बेटा ये बात याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कह रहा है द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी। वो फोर्स जो बॉडी की मोशन को रोके ऑफ वन सरफेस ऑन द अनदर सरफेस, इस फोर्स को आप बोलते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन ही बेटा फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन है ना यही, कि विच अपोज द मोशन ऑफ बॉडी। मैं जब भी बोलता हूँ फ्रिक्शन के बारे में आपसे, मैं जब भी बात करता हूँ फ्रिक्शन की, एक ही बात आपको बोलता हूँ, विच अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, जो बॉडी की मोशन को रोके। विच अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 देखिए। एमसीक्यू नंबर 4 मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ते हैं। व्हेन वी ट्राई टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट, देन अ फोर्स कम्स इनटू प्ले एंड पुल्स द बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस फोर्स इज डैश। अब देखो फ्रिक्शन की ये टाइप्स की बात आ गई, तो कुछ बातें मुझे आपको बतानी है, कि अब आपको बातें बेटा सीखनी है। आपकी बॉडी है, आपके पास सपोज करो एक कार थी। आपकी कार इस वक्त रेस्ट पे है, रुकी हुई है। आपकी कार किस में है, रेस्ट पे यानी रुकी हुई है। आपकी बॉडी जब भी कोई भी बॉडी रेस्ट पर हो, उस वक्त जो उसके पास फ्रिक्शन होती है वो फ्रिक्शन कहलाती है मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाती है, स्टैटिक। देखो ये जो लफ्ज नजर आ रहा है ना स्टैटिक, स्टैटिक के लफ्ज का मतलब ही होता है रेस्ट यानी रुका हुआ। यानी आपकी बॉडी कभी भी रुकी हुई होगी, उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। अब आपसे मैं बोलूं बेटा आप हो, आप अपनी जगह पे बैठे हुए क्लास ले रहे हो, आप एक जगह पे रुके हुए हो, तो आपके पास जो फ्रिक्शन होगी वो कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। जबकि दूसरी एग्जाम्पल भी मैं दे दूं, अगर आपकी कार बेटा मूव कर रही है, रेस्ट में नहीं है बल्कि मूव कर रही है, मूव करते हुए भाग रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है मोशन में, उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी बेटा वो फ्रिक्शन कहलाती है मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लिखा मैंने नाम, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक के लफ्ज का मतलब ही अगर मैं आपको बताऊं तो काइनेटिक के लफ्ज का मतलब होता है मोशन यानी मूव करना। अब आप एमसीक्यू में देख लो उसने किसकी बात करी, आप बोलेंगे सर उसने आपसे बात करी रेस्ट की, और रेस्ट में होने का मतलब ये है कि उसके बाद जो फ्रिक्शन होगी वो कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। तो करेक्ट जवाब मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 देखिए। एमसीक्यू नंबर 5
थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। एमसीक्यू नंबर 5 पढ़ते हैं जरा। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, टू मूव इट फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से मूव कराने के लिए, एक बॉक्स था ये रखा हुआ था, आप आए, आपने इस पे फोर्स लगाना शुरू करी। इनिशियली इट विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगी। अक्सर होता है ना, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, आप इसको मूव कराना चाह रहे हो, मूव नहीं कर रहा होता, आप इसमें मजीद फोर्स लगाते हो, आप अपनी फोर्स को बढ़ाते हो, आप एक और बंदे को आवाज देते हो, यार इधर आओ जरा इस पे फोर्स लगाओ। जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाते हो, ये फौरन मूव करना शुरू कर देती है। यानी आपने जब स्टार्ट में फोर्स लगाई तो ये मूव नहीं कर रही थी, लेकिन अगर आप अपनी फोर्स को बढ़ाओगे तो ये मूव करना शुरू कर देगी। अब इस बॉडी को एक फोर्स होती है जो इसको अपोज कर रही होती है, मूव करने से रोक रही होती है, जिसको आप बोलते हो फ्रिक्शन, और ये अपोजिट फोर्स होती है, ये बात आपने पढ़ी है ना। आपने ये बात पढ़ी कि भाई आपकी बॉडी अगर आप इसको मूव कराना चाह रहे हो तो ये बॉडी अपनी मोशन को अपोज करती है। अच्छा, ये एमसीक्यू थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का एमसीक्यू है, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, जरा देखिएगा। एमसीक्यू दोबारा से पढ़ रहा हूँ बेटा, क्या कहा उसने। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी बॉडी पे, टू मूव इट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव कराने के लिए, यानी रेस्ट से मूव कराने के लिए। इनिशियली इट विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करती, बट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, बॉडी स्टार्ट मूविंग, आप मजीद फोर्स को बढ़ाते हो तो आपकी बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। आप बोलेंगे चले सर यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो बेटा बेटा मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, मैक्सिमम लिमिट आ जाए, जिस वक्त आपकी बॉडी मूव करना स्टार्ट करे, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए जिस वक्त आपकी बॉडी मूव करना स्टार्ट करे, आज के बाद से उस फ्रिक्शन को आप बोलोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलोगे इस फ्रिक्शन को, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये बेटा सारी बातें याद रखनी है कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए जिस वक्त आपकी बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करे, मैं लिख भी देता हूँ इसको, जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट मूव करना स्टार्ट करे, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी उस फ्रिक्शन को आप बोलेंगे कौन सी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। एमसीक्यू नंबर 6 पढ़ो और इसका जवाब बताओ क्या जवाब हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 6 बड़ा आसान सा सवाल है, आप लोग बड़े आराम से इसका जवाब दे सकते हो। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ओवर द अदर, अब वो खुद बोल रहा है कि भाई आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है, मूविंग है, और जब बॉडी मोशन में होती है, मूव करती है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है वो कौन सी फ्रिक्शन कहला रही है, नाम लिखा हुआ है ना आपके सामने, कि जिस वक्त बॉडी मूव कर रही होती है उस वक्त जो फ्रिक्शन कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, काइनेटिक कहलाती है। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इतना सोचने वाली बात ही नहीं थी, करेक्ट जवाब इसका आपको पता है, करेक्ट जवाब इसका क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ की बात कर रहा है। स्टोक्स लॉ क्या है तो मैं आपको बताता हूं। आपके पास सपोज करो एक सिलेंडर है, इसके अंदर आपने वाटर फिल किया हुआ है। एक सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर आपने वाटर फिल किया, वाटर फिल करने के बाद आपने इसके अंदर एक बॉल को ड्रॉप किया। एक बॉल, एक बॉल ले लो, एक स्फीयर ले लो, कोई सी भी चीज ले लो, इस बॉल को आपने ड्रॉप किया। ये बॉल अब नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। बेटा जब ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी तो जो इसके अंदर लिक्विड मौजूद है, ये लिक्विड इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा, इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगा। यानी ये लिक्विड इसको मूव करने से रोकेगा और इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। जैसे अक्सर होता है ना, स्विमिंग पूल में आप गए हो, स्विमिंग पूल में आप जंप मारो, स्विमिंग पूल में जैसी जंप मारते हो तो आपको वाटर की फोर्स लगती है। अक्सर होता है आप डाइव मारो, डाइव बिल्कुल आपने स्ट्रेट मार दी तो वाटर पे आपको, आपका जो चेस्ट है उसके ऊपर इफेक्ट महसूस होता है, वाटर अपनी फोर्स लगाता है, उस फोर्स को आप बोल रहे हो विस्कस फोर्स। इसके बारे में जो लॉ है वो लॉ कहलाता है बेटा मेरे पास स्टोक्स लॉ। यानी कोई भी बॉडी अगर मूव करे विस्कस मीडियम में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी में पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है, मोशन थ्रू विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम में अगर मूव करे, यानी ये मीडियम जो लिक्विड है ना, वाटर जो है, ये कहलाएगा विस्कस मीडियम, या ऑयल हो, ऑयल भी विस्कस मीडियम कहलाएगा। तो अब विस्कस मीडियम बेटा स्टोक्स लॉ के, अच्छा स्टोक्स लॉ का जो फॉर्मुला है, फॉर्मुला भी मैं आपको बताऊं। स्टोक्स लॉ का फॉर्मुला आप ध्यान में रखोगे, स्टोक्स लॉ का फॉर्मुला है मेरे पास एफ इज इक्वल टू 6 पाई, इसको यहाँ पे लेफ्ट पे करके लिख देता हूँ मैं, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये कौन सी चीज क्या है मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। ये ईटा नजर आ रहा है, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर नजर आ रहा है बेटा, आर कहलाता है मेरे पास रेडियस ऑफ स्फीयर, जबकि वी नजर आ रहा है, ये वी कहलाती है मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी। वी नजर आ रहा है, वी कहलाती है मेरे पास क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, मैं टर्मिनल वेलोसिटी भी आपको समझा देता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी भी समझ लो। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी ये होती है कि आपकी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर, जैसे कोई शख्स है ये पैराशूट पहन के जंप कर रहा है, कोई शख्स पैराशूट पहन के जंप कर रहा है इस तरीके से, जब वो पैराशूट पहन के जंप करता है तो ऐसा नहीं होता कि वो जमीन पे जोर से आके हिट करता है, बल्कि वो सेम स्पीड से स्लो स्लो स्पीड से मूव करता हुआ आ रहा होता है। यानी कोई बॉडी अगर आपकी सेम स्पीड से मूव करे, सेम स्पीड यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, सेम स्पीड से मूव करे, तो वो कहलाता है मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहलाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होती है, और मैं अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बेटा जितना इसका वेट होता है उतनी इस पे ड्रैग फोर्स लग रही होती है। आसान जबान में अगर बताऊं, जितना इसका वेट होता है, यानी वेट को आप लिखते हो mg से, उतनी इस पे फोर्स लग रही होती है जिसको आप बोलते हो ड्रैग फोर्स। अब इतनी बात डेप्थ में आपको खैर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि सारी छोटी छोटी सी टर्म्स है जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, मैट्रिक क्लास वगैरह में आपने पढ़ा है। तो ये स्टोक्स लॉ की बात कर रहा था, स्टोक्स लॉ बताया। स्टोक्स लॉ होता है बेटा मेरे पास मोशन थ्रू द विस्कस मीडियम, विस्कस मीडियम में अगर मूव करे तो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होता है, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला बताया और सारी चीजों को आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दिया। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 8 में कहा काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मैं आपसे एक मिसाल पूछता हूँ, एक कार रेस्ट में है, रुकी हुई है, एक कार रुकी हुई है, एक कार मोशन में मूव करते हुए जा रही है, सही है। एक शख्स कार को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा था, वो कार रेस्ट में थी, वो फोर्स लगा रहा है, और एक कार हल्की हल्की मूव करते हुए जा रही थी, उसको धक्का लगाना है। मुझे बताओ किस वाले में आपको ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगी, एक कार रेस्ट में है, रुकी हुई है, उसको मूव कराने के लिए, जो हल्की हल्की मूव करते हुए जा रही है उसको मूव कराने के लिए, किस वाले में फोर्स ज्यादा लगाने पड़ेगी। तो यकीनन आप तमाम लोग जवाब देंगे सर ये रेस्ट वाला, रेस्ट वाले में ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगी। ज्यादा फोर्स क्यों लगाने पड़ रही है सर, इसलिए लगाने पड़ रही है क्योंकि इसकी फ्रिक्शन भी ज्यादा है। इसमें ज्यादा फोर्स इसलिए लगाने पड़ रही है क्योंकि इसकी फ्रिक्शन भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है। क्या मतलब हुआ इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर मेरे पास बी, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होती है कौन सी फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये बात अब आपको याद रखनी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। अगला एमसीक्यू नजर एमसीक्यू नंबर 9, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डैश। तो ये आपको एमसीक्यू मैं ऑलरेडी आपको पहले ही करा चुका हूँ। एमसीक्यू अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, एमसीक्यू नंबर ये रहा, एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 से ही रिलेटेड है। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे क्या बोल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा कम होगी स्टैटिक फ्रिक्शन से। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगी तो ज्यादा कौन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। बेटा याद है ना दो तरह की फ्रिक्शन होती है, अगर नहीं याद तो मैं पूरी बात को रिकॉल कर दूंगा। ये देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन एक कहलाती है मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमेशा के लिए क्या याद रखोगे बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। जबकि ये बात भी याद होगी, ये जो लफ्ज नजर आ रहा है स्टैटिक, तो स्टैटिक के लफ्ज का मतलब आप तमाम लोगों ने पढ़ा है, स्टैटिक के लफ्ज का मतलब होता है रेस्ट। जबकि दूसरा लफ्ज नजर आ रहा है काइनेटिक, तो बेटा काइनेटिक के लफ्ज का मतलब होता है मोशन, रेस्ट का मतलब जब बॉडी रुकी हुई हो उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है वो कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर आपकी बॉडी मूव कर रही हो उस वक्त जो फ्रिक्शन हो कहलाती है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप बेटा इसका आंसर लगाओ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगी किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 देखिए, एमसीक्यू नंबर 10 में क्या कह रहा है आपसे, एमसीक्यू नंबर 10 अगर आप रीड करो तो एमसीक्यू नंबर 10 में कह रहा है अ फोर्स
विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, वो फोर्स जो बॉडी की मोशन को रेजिस्ट करे, रोके, उस फ्रिक्शन को आप बोलते हो, उस चीज को आप बोलते हो फ्रिक्शन। यानी ऐसी फोर्स जो बॉडी की मोशन को रोके उसको बोलते हो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की ही टाइप लिखी हुई है, वही कहलाती है मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, वही कहलाती है मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन की तीनों तरह की टाइप्स हैं, तीनों तरह की चीजें बॉडी की मोशन को रोकती हैं, अपोज करती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑल ऑफ दीज। यानी तीनों फोर्सेस बॉडी की मोशन को रोकती हैं, तो तीनों तरह की फ्रिक्शन आपकी बॉडी की मोशन को अपोज करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद अगर मैं आऊं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ, एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे कहा द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो इज कॉल्ड डैश। अब बेटा ये बात तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, फिजिक्स में भी आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो और उसको कोई फ्लूइड उसको कोई रोके, तो वो चीज उसकी कहलाती है बेटा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड। अब मैं इसकी अगर एग्जांपल आपको दूं, आपके पास एक स्विमिंग पूल था, इसमें आपको स्विमिंग करनी है, फ्लो करके जाना है। मतलब स्विमिंग करने का मतलब, फ्लो करने का मतलब स्विम करके जाना है। अब इस स्विमिंग पूल के अंदर अगर आपका वाटर मौजूद है, वाटर मौजूद है, आपको फिर भी फ्लोट यहाँ पे इसमें स्विम करके जाना है, आपके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मैं वाटर के बजाय यहाँ पे इसके अंदर वाटर के बजाय मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, मैंने इसमें शहद फिल कर दिया, हनी फिल कर दिया, तो आपके लिए स्विमिंग करना आसान हो गया, स्विमिंग करना मुश्किल हो गया। आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है। अब अगर आप इतने अमीर होगा कि आपने इसके अंदर शहद भर दिया, शहद होता है कि जन्नत में जाएंगे तो शहद की नदियां होंगी, तो शाम जन्नत पहुंच गए, शहद की नदी है, वहां पे स्विमिंग करनी, तो अब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हनी जो है वो ज्यादा विस्कस है, ये ज्यादा विस्कस है, ज्यादा गाढ़ा होता है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो ये चीज, ये जो इसकी रेजिस्टेंस है फ्लो करने से, जो आप चीज बॉडी फ्लो करने से जो चीज आपको अपोज कर रही है, जो रोक रही है, वो चीज कहलाती है बेटा आपकी विस्कोसिटी। तो आज के बाद से याद रखोगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो बॉडी की मोशन को रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट का मतलब अपोज करना यानी रोकेगा, उस चीज को आप बोलोगे बेटा विस्कोसिटी। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 12, अ बॉडी फॉलिंग डाउन थ्रू अ फ्लूइड। अगर किसी बॉडी को आप किसी फ्लूइड में ड्रॉप करो और वो फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो एग्जांपल मैंने कल भी आपको दी थी कि मेरे पास अगर एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अगर मैं वाटर से फिल कर दूं, वाटर से फिल करने के बाद मैं अगर इसके अंदर कोई स्फीयर, कोई बॉल, कोई चीज इसमें ड्रॉप करूं और वो नीचे की तरफ मूव करेगी, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। इसका जो लॉ आपने पढ़ा है बेटा, वो लॉ है मेरे पास स्ट्रोक्स लॉ। कल ही मैंने पढ़ाया, मतलब लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रोक्स लॉ। अच्छा, स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये STO लिखा हुआ है, STRO होगा, STROKES, स्ट्रोक लॉ। ये रहा स्टार्ट में, मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रोक्स लॉ, कहाँ पढ़ाया है, ये रहा एमसीक्यू नंबर 7 में स्ट्रोक्स लॉ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। इसी का फिर आपको बोल रहा है, अच्छा मैंने ही शायद मिस्टेक कर दी, स्ट्रोक्स ही होता है, स्ट्रोक नहीं होता बेटा, स्ट्रोक ही होता है, मैंने ही शायद मिस्टेक कर दी थी, ये STO है, स्ट्रोक्स लॉ सही है। एमसीक्यू नंबर 30 में कह रहा है स्टोक्स लॉ फॉर फ्लूइड फ्रिक्शन इज गिवन बाय, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया है बेटा मैंने। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है मेरे पास F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। नहीं यकीन आता तो देख लो बेटा, ये रहा स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ आपके सामने स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। इसमें से फिर सारी चीजें आपको, इसमें फॉर्मूला सेलेक्ट कर लो बेटा, कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। सर फॉर्मूला मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। तो करेक्ट आंसर है बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, स्टोक्स लॉ का। अच्छा, स्टोक्स लॉ एमसीक्यू नंबर 14 अगर आप पढ़ोगे, एमसीक्यू नंबर 14 में अगर आप देखो, तो अब इसमें तो मैं चीजें देख लेता हूँ कौन सी चीज क्या है स्टोक्स लॉ के अंदर। बेटा ये कहलाता है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R कहला रहा है रेडियस, और जबकि V के बारे में बताया था, V कहलाता है मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है क्योंकि आप पढ़ चुके हो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। अब इसमें से देखो स्टोक्स लॉ किस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। एमसीक्यू नंबर 14 पढ़ोगे ना, एमसीक्यू नंबर 14 में यही बात आपसे कर रहा है कि इन स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू व्हाट,
विस्कस फोर्स जो है किस पे डिपेंड नहीं कर रही। देखो स्टोक्स लॉ के फॉर्मूले में रेडियस आ रहा है मतलब रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ रहा है मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी आ रहा है मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कौन सी चीज नहीं आ रही? क्या स्टोक्स लॉ के फॉर्मूले में कहीं मास आपको नजर आ रहा है? आप गौर से देखो स्टोक्स लॉ के फॉर्मूले के अंदर क्या आपको कहीं मास नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं, स्टोक्स लॉ के फॉर्मूले में हमें मास नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब स्टोक्स लॉ किस पे डिपेंड नहीं करता? मास पे डिपेंड नहीं करता। इन मास के अलावा बाकी सारी चीजों पे स्टोक्स लॉ क्या करता है? डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 14 के बाद एमसीक्यू नंबर 15। अ रेन ड्रॉप कंटिन्यूज टू फॉल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपका जो रेन ड्रॉप होता है बेटा वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। मतलब रेन ड्रॉप है, आप बारिश का कतरा इस तरीके का ड्रॉप है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये सेम वेलोसिटी से मूव करता है। ऐसा नहीं बहुत इसकी स्पीड बढ़ रही हो, नहीं। पहले तो चलो इसके बारे में लिख देता हूँ मैं आपके सामने कि ये रेन ड्रॉप है और ये रेन ड्रॉप बेटा मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब ये रेन ड्रॉप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्यों मूव करता है? इसलिए मूव करता है क्योंकि जितना इसका वेट होता है, जितना इसका वेट है, और वेट को आप लिखते हो बेटा किससे? डब्ल्यू से, उतनी ही इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होती हैं। अब ये फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? तो ये फोर्सेस के बारे में अब आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ ये फोर्स कौन कौन सी होती है। इसमें से तो एक कहलाती है बेटा मेरे पास एयर फ्रिक्शन। रेन ड्रॉप अगर मूव कर रही है तो एक जो फोर्स कहलाती है मेरे पास कहलाती है एयर फ्रिक्शन, जबकि दूसरी फोर्स कहलाती है मेरे पास अप थ्रस्ट। यानी जो एयर की फोर्स लग रही होती है अप थ्रस्ट कहते हो, जिसको आप एयर की वजह से होती है, जो एयर आपकी मूव कर रही होती है इसको आप अप थ्रस्ट बोलते हो। तो ये एमसीक्यू तो खैर आपके लिए याद करने वाला है, लेकिन आपको अब आइंदा से आप इसको बेटा याद रखना है कि एमसीक्यू का करेक्ट जवाब क्या होगा। तो करेक्ट जवाब बेटा इसका लगाओगे आप ऑप्शन नंबर बी, यानी इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय अप थ्रस्ट और इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय एयर फ्रिक्शन एंड अप थ्रस्ट। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 15 के बाद पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 16। उसने कहा एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू विस्कस फ्लूइड विद टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो याद होगा मैंने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में आपको पढ़ाया है, ये देखो टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ है मेरे पास, ये रहा। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि स्पीड उसकी क्या है? सेम स्पीड है, और सेम स्पीड को बेटा बोलते हो कांस्टेंट। सेम स्पीड को आप क्या बोलते हो? सेम स्पीड को आप बोलते हो कांस्टेंट। ये देखो एमसीक्यू नंबर 16, उसने कहा ना टर्मिनल वेलोसिटी। सर टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कि उसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा सेम, यानी कांस्टेंट। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बेटा करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद लास्ट एमसीक्यू फ्रिक्शन का मौजूद है एमसीक्यू नंबर 17। इफ एफ बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोल रहे हैं, आर बी द नॉर्मल रिएक्शन, आर नॉर्मल रिएक्शन को कह रहा है, और आपसे बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताओ। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ना, म्यू इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। लेकिन वो फ्रिक्शन को बेटा एफ एस से नहीं लिख रहा, वो कैपिटल एफ से लिख रहा है। कोई मसला थोड़ी है, आप फॉर्मूले को चेंज कर लो, ऊपर हो जाएगा कैपिटल एफ, नीचे हो जाएगा आर। तो म्यू का फॉर्मूला क्या बन रहा है? म्यू का फॉर्मूला बन रहा है एफ अपॉन आर। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता हुआ आपको नजर आ रहा है? ए बी सी या डी? तो आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है एफ अपॉन आर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। यहाँ पहुंच के आपके फ्रिक्शन के जो एमसीक्यूज थे वो एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ फ्रिक्शन के एमसीक्यूज आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और आप ये आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के अंदर फ्रिक्शन के कोई टॉपिक नहीं आता, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, कोई शॉर्ट सवाल नहीं आता, सिर्फ एमसीक्यूज ही आते हैं। तो एमसीक्यूज तमाम लोग बेटा इसको अच्छे से याद कीजिएगा, पेपर में इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यू लाजिम मौजूद होगा।